नमस्कार श्रोताओं आज रेडियो एलजे के स्टूडियोज़ में उपस्थित है प्रोफेसर मनीष गहरवार, जो कि डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री इंटरेक्शन एंड प्लेसमेंट सेल एलजे यूनिवर्सिटी के। सर, आपका स्वागत है रेडियो स्टूडियो में। जज भाई, थैंक यू सो मच। सर, थोड़ा अलग से क्वेश्चन पूछे तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? ओके, सो दिस इज अ क्वाइट अनयूजुअल क्वेश्चन. I would say that I am a learner for life and always learning from what all I do, and a contributor in education, training, placements. So this is in brief, very briefly. Designation is like, you have a designation today, you may not have it tomorrow, you have a different designation tomorrow. Right. So मेरे को simple words में I would say I am a learner for life in whatever I do. Right. And I contribute to this education, training and placements, this space. सर, कितने सालों से आप ये प्रोफेशन में हैं? ओके, सो मैं ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि फॉर्मली आई विल बी कंप्लीटिंग 17 years, इनफॉर्मली अनदर 2 years, तो ऑलमोस्ट 19 years. राइट. सर, एक सवाल ऐसे होता है कि एलजे इज़ अ यूनिवर्सिटी विथ अ डिफरेंस. बहुत सारा अलग अलग पैमाने पे और अलग अलग सब्जेक्ट्स पे या अलग अलग एंगल्स से बात होती है यहाँ पे, और प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट होते हैं. तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये शुरू हुआ होगा अपना जो प्लेसमेंट सेल है वो. तो उसका रोल क्या है, जो आपका जो सेक्शन है उसका रोल क्या है? ओके, सो डेफिनेटली एलजे यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी विद अ डिफरेंस. तो वी आर अ यूनिवर्सिटी नाउ, बट पहले हम एलजे ग्रुप था, इंस्टीट्यूट था, एलजे ग्रुप था. तो हम तब से कुछ ना कुछ करते ही आ रहे हैं टू मेक सम चेंजेस इन द कम्युनिटी, इन स्टूडेंट्स लाइफ, इन दिस स्पेस, राइट. अभी इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेसमेंट स्पेस, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट स्पेस, तो उसमें ना उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं या क्या है, एक बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल एक एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा. You must have heard the name of a disease called pneumonia. Yeah. Right. So pneumonia sounds like it starts with N, but it starts with P. P is silent there. Pneumonia, right? So same is the case with placements. So placement sounds like P. English literature grammar के हिसाब से वो P से ही शुरू होता है, definitely yes. But fundamentally it doesn't start with P. It starts with T. Yeah. Training. Yeah. Training, as you say, it sounds like T, starting with T, but training doesn't start with T, it starts with D, discipline. Yeah. And discipline, as it sounds like, starting with D, but it doesn't start with D, it starts with I, intent. So this is the hierarchical structure of making a career in any space, achieving anything that you want in your life, designing your goals and achieving it. आप तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आपका इंटेंट नहीं है. तो पहले आपको इंटेंट बनाना पड़ेगा. आपको ये तय करना पड़ेगा कि मुझे, लेट अस से रेडियो प्रोग्रामिंग में मुझे काम करना है. ये इंटेंट आपने बनाया. मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में काम करना है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम करना है, मुझे MBA करना है, मुझे व्हाटएवर. तो यू नीड टू क्रिएट एन इंटेंट कि मुझे ये करना है. वंस यू हैव दैट इंटेंट, द नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट अ डिसिप्लिन और हैव अ डिसिप्लिन इन योरसेल्फ, इन योर लाइफ और अराउंड योरसेल्फ, सो दैट यू बिकम ट्रेनेबल. देखिए, कोई भी ट्रेंड नहीं होता, उसको ट्रेनेबल, या तो वो ट्रेनेबल मटेरियल है और या तो नॉट ट्रेनेबल मटेरियल है. तो आपको ट्रेनेबल स्पेस में आना है. तो ट्रेनेबल अगर आप हो जाते हैं तो डिसिप्लिन से आप ट्रेनेबल हो सकते हैं. आप ट्रेनेबल हो गए, फिर क्या ट्रेन करना, क्या मार्केट नीड्स है, वो बाद में आता है. आप ट्रेनेबल बन गए, ट्रेनेबल के बाद हम आपको प्लेस कर सकते हैं. तो डिसिप्लिन, इंटेंट, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग एंड देन प्लेसमेंट्स. अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे इंडस्ट्री इनसाइट्स और इंटरवेंशन होते हैं. क्या पढ़ना, इंडस्ट्री क्या चाहती है, आप में कौन सा स्किल्स है और कौन सी स्किल्स इंडस्ट्री चाह रही है, उसके बीच में कितना गैप है. लाइक से फॉर एग्जांपल, यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, बट इंडस्ट्री does not need communication skills alone. They need people skills. They need life skills.
Now we are going beyond this IQ. We are going beyond IQ. We are talking about emotional quotient. EQ, yeah. We are talking about not just communication skills, but we are talking about next level interpersonal skills. मतलब आप किसी इकोसिस्टम में जाएंगे तो कैसे बात करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे, कैसे इस इकोसिस्टम में घुलेंगे आप, राइट? सिमिलरली आप कौन सी नई स्किल सीख पाएंगे, कितनी जल्दी सीख पाएंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है, फ्यूचरिस्टिक स्किल्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना, जो जहाँ जहाँ मैटर करता है, राइट फ्रॉम इंडस्ट्री से लेके और नीचे डाउन ट्रेंड करके उसको हमारे कोर्स और सिलेबस तक का, इसमें जितना भी काम होता है वो सारा काम हम करते हैं। राइट. मतलब टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, एडवाइजिंग देम, गाइडिंग देम, ट्रेनिंग देम, प्लेसिंग देम, टॉकिंग टू इंडस्ट्रीज, गेटिंग देयर हेल्प, helping them solve their problems, talking to our faculty members, department wise, branch wise, giving them feedback, talking to alumni क्या सजेस्ट कर रहा है, आगे क्या करना चाहिए, कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ पे फीडबैक आ रहा है, क्या गलत जा रहा है, ये सारा, ये पूरा स्पेस है. ये पूरे स्पेस में जो भी पॉसिबिलिटी है, जो कुछ भी काम होता है, ये सारा हम करते हैं. अच्छा, एकेडमिक्स के जो वो अलग वो होते हैं, लेकिन उसके बाद में जो शुरू होता है, ये पूरी प्रोसेस जो आपने कही, वो प्रोसेस के बाद बंदा कहीं पे सेटल हो सकता है. यस, तो पहले क्या होता था कि ये सारी चीज़ें फाइनल ईयर के बाद, ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद, कोई भी इंजीनियरिंग हो या दूसरे ग्रेजुएशन, MBA हो, कुछ भी हो, उसके बाद लोग ये प्लेसमेंट के बारे में सोचते थे. अब ऐसा नहीं, तब ढूंढते थे जॉब. अब ऐसा नहीं. फिर क्या चेंज आया कि लोग प्री ग्रेजुएशन में लोग हायर करते हैं, जैसे कि 1 साल पहले वो लोग आते हैं. अब वो भी ट्रेंड चेंज हो रहा है. अभी उसके पहले दे वांट टू मतलब हायर एवरीबडी यंग. इंडस्ट्री चाह रही है कि मुझे ट्रेनिंग में ज़्यादा खर्च ना करना पड़े, मुझे कम से कम ट्रेनिंग कॉस्ट और टाइम कॉस्ट उतना बड़ा वेरिएबल नहीं होता वहाँ पे. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं कम से कम टाइम में जो भी कैंडिडेट को मैं हायर करूँ वो प्रोडक्टिव हो जाए, आते ही हो जाए, डे 1 से हो जाए, डे 0 से हो जाए, या जितने कम टाइम में हो सके. और उसके लिए उनको इंटरवीन करना पड़ता है जल्दी. तो थ्रू इंटर्नशिप्स, थ्रू वेरियस एसोसिएशन विद द एकेडमिक्स, वो बढ़ गए हैं अभी. तो जो भी ये जो स्पेस है, ये स्पेस भी बहुत जल्दी फास्ट भाग रहा है. तो जो पहले ग्रेजुएशन के बाद होता था वो प्री फाइनल ईयर में होने लगा. अब जो प्री फाइनल में होता था वो अब चेंज होकर के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में आ गया. तो मतलब आपको अगर कोई भी यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, अगर उसे सही में सर्वाइव करना है और बहुत अच्छा करना है, अपने बच्चों को अच्छा प्रोवाइड करना है, स्पेस देना है, प्लेटफॉर्म अच्छा देना है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लानी है, तो उनको एडमिशन के तुरंत बाद ही सारा काम शुरू कर देना पड़ता है. अच्छा. तो मैं जितनी बातें कर रहा हूँ वो सारा डे 0 से लेके शुरू हो जाता है. राइट. यस. तो एकेडमिक्स के साथ साथ ये चल रहा है, तो कैसे बच्चों को, कैसे मीन्स स्टूडेंट्स को कैसे जोड़ते हैं इसके साथ? कैसे कोई मान लो कोई यहाँ पे एडमिशन लिया एक्स ब्रांच में, पहले उससे पहले ये बात कर ले कि कौन कौन से एरियाज हैं, मीन्स फार्मेसी, इंजीनियरिंग, MBA, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, किन किन में हम प्लेसमेंट के लिए बच्चों को तैयार करते हैं? ओके, सो प्लेसमेंट, द पॉपुलर टर्म दैट वी ऑल नो, दैट वी टॉक अबाउट, ये जनरली हम प्राइवेट जॉब्स की बात करते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक जॉब्स की बात करते हैं, ना कि हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं, और ना कि हम अब्रॉड स्टडीज और इसकी बातें करते हैं. तो हम जनरली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्लेसमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्राइवेट जॉब्स. दैट इज वन थिंग, राइट? तो ये जो पूरा इंडस्ट्री मतलब प्लेसमेंट प्रोसेस में सारे प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं, जैसे कि BSc हो गया, अप्लाइड साइंस हो गया, BCA हो गया, MC हो गया, BBA, MBA, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, लॉ फॉर दैट मैटर, आर्किटेक्चर, ये सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं. तो ये जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, जैसे ये आर्किटेक्चर कोई बोल रहा है तो आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, काम करेगा एज ए एम्प्लॉय, एज ए फ्रीलांसर, एज ए कंसल्टेंट. तो उसी तरीके से ये होता है. अभी ये LG यूनिवर्सिटी क्या प्रोवाइड करता है, तो वी प्रोवाइड ऑलमोस्ट ऑल द टेक्निकल प्रोग्राम. मतलब B ग्रुप में भी अब तो एंटर हो रहे हैं, जैसे नर्सिंग में एंटर हो गए हैं, फिजियोथेरेपी में है. बट उसके अलावा जितने भी A ग्रुप के जितने भी पॉसिबल टेक्निकल कॉम्बिनेशन, टेक्निकल कोर्सेज है, वो सभी में आ गए. कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, IT, ICT, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, सिविल, आर्किटेक्चर, लॉ, फार्मेसी, अप्लाइड साइंसेज, MCA, MBA, ये सारे प्रोग्राम हमारे पास हैं. मतलब ये सभी का प्लेसमेंट होता है.
Right. ये सभी के लिए हमें कंपनीज लाते हैं, Right. ठीक है। अब कुछ नॉन मतलब कन्वेंशनल कोर्सेज थे, जैसे कि बीकॉम था, तो बीकॉम हमारे पास है, वी हैव बीकॉम। तो अभी क्या हो गया कि पहले बीकॉम में प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था कुछ साल पहले। अभी कुछ साल, कपल ऑफ ईयर्स, मे बी 4 years, तो ये 3-4 सालों में बीकॉम भी में भी एक नया ट्रेंड आ रहा है कि उन्हें भी लोग प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के तरीके से देख रहे हैं। अच्छा। तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि हमारे यहाँ करीब 4 सालों से बीकॉम में प्लेसमेंट हो रहा है, सीए और सीएस फॉर्म्स में नहीं, बट कॉर्पोरेट्स में। अच्छा। बैंक ऑफ अमेरिका इज हायरिंग एवरी ईयर फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट फॉर बीकॉम। हाँ। तो हमारे हर साल कुछ 4-5 एवरेज 5 बच्चे हमारे जा रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका में। सो विच वॉज नॉट थॉट ऑफ बिफोर। या तो ये प्लेसमेंट स्पेस इस तरह से चल रहा है। राइट। अब वैसे ट्रेनिंग की बात कही आपने, तो मुझे लगता है कि वो भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए जो बच्चे को सिलेक्ट करेंगे, जो स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, वो कॉम्पिटेंट तो होना ही चाहिए, बराबर। Definitely. तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या उनको ट्रेनिंग देते हैं? ओके, सो सबसे पहले ये डेफिनेटली इसका मैं आंसर देता हूँ, बट उसके पहले मैं ये एक मैसेज भी दे देना चाहता हूँ कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। जैसे कि हर कोर्स में वॉल्यूम बढ़ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। स्पेसिफिक कोर्स में कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, आईटी में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बच्चे। तो कई बार ना मार्केट में ऐसा मिथ होता है कि ये वाले प्रोग्राम में बहुत भीड़ है, मत करना, वो मत करना, बीकॉम में बहुत बच्चे हैं या आईटी में बहुत बच्चे हैं, ऐसे करके। तो पहले मैं ये एक मिथ क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हर मतलब जो कंपटीशन, जो वॉल्यूम कंपटीशन की लोग बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर फील्ड में लगभग अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज। Yeah. क्या होता है ना कि हम बच्चा जब या पेरेंट्स जब कोई कोर्स में बच्चे को एनरोल करते हैं, तो उनको ये पता नहीं, उनके दिमाग में एक पिक्चर होता है कि जैसे कि एक जर्नलिस्ट कैसा दिखता है, तो जो टीवी पे दिखता है वैसा दिखता है। या पर जर्नलिज्म तो अभी बहुत चेंज हो गया ना। अभी ई मीडिया हो गया, डिजिटल हो गया, और कितने सारे प्रोफाइल्स में बढ़ गए जो पहले नहीं थे, राइट। तो हम जब जर्नलिज्म की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक रिपोर्टर सामने टीवी पे दिखता है, या न्यूज रिपोर्टर या एंकर या कोई, तो हमारे दिमाग में वो पिक्चर है कि ये ऐसा है। वैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो एक दिमाग में पिक्चर है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग मतलब एक बंदा जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है, कुछ और कर रहा है, पता नहीं, बट प्रोफाइल बहुत चेंज हो गई है। तो इतना सारा चेंजेस आ रहे हैं प्रोफाइल्स में, जॉब्स में, कि वो बच्चों को या पेरेंट्स को नहीं पता होती। तो इसीलिए एक फियर फैक्टर आ जाता है कि अरे बहुत भीड़ है, कैसे प्लेस होंगे, कहाँ होंगे, और वो कंसेप्शन लेके चलते हैं कि यही करना है। बट व्हेन यू एक्चुअली गेट इनटू इट, आपको पता पड़ता है कि बहुत सारी प्रोफाइल्स है, और आप अपने इंटरेस्ट और अपने कैपेबिलिटी, अपने स्किल्स के बेसिस पे आप स्पेसिफिक फील्ड, स्पेसिफिक एरिया में जा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग दिस। अब ट्रेनिंग की आपने बात पूछी थी। ट्रेनिंग इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्लेसमेंट प्रोसेस, एनी करियर डेवलपमेंट थिंग। रीजन बीइंग कि जब बच्चा पढ़ता है तो वो उसका पहले हम कैपेबिलिटी मेजर करते हैं, मतलब उसका एप्टीट्यूड। आपने सुना होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना? हर एग्जाम में होता है, गवर्नमेंट के एग्जाम में होता है। तो वो एप्टीट्यूड, बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर ये डिटरमाइन करता है कि आप कोई भी चीज कितनी जल्दी या कितने कम टाइम में कर पाएंगे, सीख पाएंगे, राइट। जैसे आपको कोई नई चीज दी कि अगर आप मेरा एप्टीट्यूड 50 है फॉर एग्जांपल, किसी एक गिवन स्केल पे आपका 100 है, तो आप मुझसे जल्दी सीख पाएंगे कोई भी नई चीज, है ना। इसका ये मार्कर है। तो एप्टीट्यूड जो है वो एक आपका लेवल होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो इंक्रीज किया जा सकता है थ्रू प्रैक्टिस। जैसे मैंने बताया, डिसिप्लिन है, प्रैक्टिस कर रहा है, डिसिप्लिन में है, तो उसको ट्रेनेबल बना सकते हैं। तो बच्चों को पहले फर्स्ट उसको एक लेवल लाना होगा, एप्टीट्यूड लेवल, ताकि वो नई नई चीजें बड़ी आसानी से और खुद से सीख सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में और ये इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में इतनी जल्दी रोज नया कुछ आ रहा है, और स्पेशली ऑटोमेशन और एआई वगैरह को लेके, कि इतना कुछ आ रहा है कि आप अगर ये सोचेंगे कि मैंने जो पढ़ा था, जिस बुक में जो पढ़ा था वही लेके मैं सब कुछ कर लूंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको जो पढ़ाया गया, आपने जो पढ़ा, वो बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो पढ़ाया जाएगा। पर आप जब तक पास आउट हो गए, इंडस्ट्री में जाओगे, कुछ ना कुछ नया आता रहेगा, ठीक है। इमेजिन हमने एक हैंड हेल्ड फोन, एक लैंडलाइन फोन से लेके, और अभी ये एक फोन में ऑलमोस्ट कंप्यूटर आ गया हमारा। ये पूरा हमने एक साइकिल देखा। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट पेस पे जा रही है, तो कुछ ना कुछ नया आता ही रहेगा। तो वो खुद से, वेरी इंपॉर्टेंट, खुद से,
और सेकेंड कितनी जल्दी या कोई नई चीज सीख पाता है, उसके लिए उसको तैयार होना है। तो उसके लिए उसके दो चीजें होनी चाहिए। वन इज वो ट्रेनेबल होना चाहिए, ताकि उसका एप्टीट्यूड एक सर्टेन लेवल पे होना चाहिए, जो चीज हम समझाए वो समझ सके, ठीक है। और दूसरा चीज जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि डोमेन नॉलेज, ठीक है। डोमेन नॉलेज का फंडामेंटल्स, जैसे आप जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फॉर एग्जांपल जाना चाहते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो उसके जो बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, उसकी प्रैक्टिकलिटी है, वो एकदम अच्छे से आनी चाहिए। फंडामेंटल्स डोंट चेंज, राइट। कंप्यूटर्स है तो कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। आप फिर नया नया जो भी है अकॉर्डिंगली आप सीख पाओगे। राइट। सर एक सवाल ऐसे होता है कि यहाँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो कॉलेज में हर एक कोर्स में बहुत स्टूडेंट्स हैं, राइट। बराबर है। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है ये ट्रेनिंग के लिए? ओके, ट्रेनिंग के लिए हमारा मतलब इंटरनली जो कॉलेज जो ट्रेन करती है उसके लिए कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है कि हम इन बच्चों को ही ट्रेन करेंगे, बिकॉज वी बिलीव दैट अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। तो प्लेसमेंट प्रोसेस जिस भी प्रोग्राम की बात करें, बीकॉम हो, एमबीए हो, इंजीनियरिंग हो, जिस भी प्रोग्राम की बात करेंगे, प्लेसमेंट प्रोसेस जो है वो सबके लिए ओपन रहता है। Yeah. तो जब भी हम उनसे इंटरेक्ट करना शुरू करते अच्छा, हैं, आउटसाइड स्टूडेंट्स आल्सो कैन? नो नॉट आउटसाइड, वी आर टॉकिंग अबाउट एलजे ओनली। एलजे ओनली, या। तो एलजे में मान लीजिए कि 1000 बच्चे हैं बीकॉम के अंदर फॉर एग्जांपल, या। या 2000 बच्चे इंजीनियरिंग के अंदर हैं, तो वो 1000 और 2000 के लिए हमारा प्लेसमेंट प्रोसेस ओपन रहेगा। अच्छा, ठीक है। अब हाउ डू वी डू इट? तो फर्स्ट थिंग इज सेंसिटाइजेशन। हम जब भी उनसे इंटरेक्शन प्लान, हम उनके डिपार्टमेंट से कनेक्टेड रहते हैं, उनसे बात चल रही होती है हमारी, कब क्या पढ़ाना, क्या करना, नहीं करना, कैसे चल रहा है। फिर हम एक पॉइंट डिसाइड करते हैं कि इस पॉइंट से अब हमको प्लेसमेंट प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करना है। तो वी स्टार्ट talking to the department and then the students. वहाँ पे the first thing is we sensitize them about career. Yeah. We don't simply go and talk to them regarding placement. We talk to them about career first. Yeah. कि भाई उनको करियर कैसे बनाना चाहिए, क्या फैक्टर ध्यान रखने चाहिए, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, आगे फ्यूचर स्किल्स कैसे चेंज हो रही है, फ्यूचर में और क्या हो सकता है, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चीज़ें कितनी जल्दी बदल रही हैं, कैसे बदल रही हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, कौन से ऑप्शन हैं उनके पास, वो सारी चीज़ें। और फॉर एग्जाम्पल अगर वो सडन एक चॉइस ले रहे हैं तो वो चॉइस में कौन से फैक्टर ध्यान रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे बोलते हैं, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं आजकल इंजीनियरिंग से भी, जो चाहते हैं कि हम बाहर जाए, गोइंग अब्रॉड, है ना, स्टडी अब्रॉड, सेटल होने के लिए या काम करने के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो उन्हें हम ये बताते हैं कि अगर बाहर जा रहे हो तो किन्हें बाहर जाना चाहिए। एक लिटमस टेस्ट, किन्हें मतलब मैं किसी को रोक नहीं सकता, पर लिटमस टेस्ट कि भाई हाँ, किन बच्चों को बाहर प्रेफर करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, कौन सी कंट्रीज जाना चाहिए, कॉम्पिटिबिलिटी क्या है। एग्जैक्टली। तो जैसे कि यू सी लॉट ऑफ पीपल गोइंग टुवर्ड्स नो कनाडा, यूएस एंड लाइक दैट, ठीक है, बट वेरी फ्यू मूविंग टुवर्ड्स जापान। एंड आई टेल यू, जापान में इतनी अपॉर्चुनिटी है, अभी लैंग्वेज बैरियर है, वो ही सीखना है बस, इतनी अपॉर्चुनिटी है कि बट पीपल डोंट वांट टू गो देयर बिकॉज दे हैव नॉट हर्ड ऑफ मे बी, नंबर वन, एंड नंबर टू कि वो यूजुअल नहीं है जो उन्होंने सुना है। उनको लगता है कि अरे जापान क्यों जाए, कोई तो नहीं है मेरा वहाँ पे, मैंने तो सुना नहीं कि कोई वहाँ गया है, ऐसे करके, राइट। तो ये जो चीज़ है, फैमिलियरिटी कम है, राइट। तो इसलिए हमने एक जापान सेंटर भी खोला हुआ है जिसमें हम लैंग्वेज ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ऐसी ये फैक्टर्स को हम डीप डाइव करते हैं। तो बच्चों को स्टेप 1 पे सेंसिटाइजेशन पे ये समझ में आता है कि ओके, डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, करियर डिसीजन मेकिंग। फिर देन दे आर गिवन सम टाइम टू थिंक, जहाँ पे अपने पेरेंट्स से बात करके, अपना डिस्कशन करके, दे विल कम अप विद सम प्लान, ओके। फिर उसमें से जिसको जो हेल्प चाहिए वो हम अलग अलग तरीके से हेल्प देते हैं। फिर हम उसमें फिल्टर करते हैं कि भाई ओके, नाउ प्लेसमेंट में कितने लोग को आ रहे हैं, देन वी ओपन अ गेट, प्लेसमेंट में जितने लोग को आना होता है उनको आते हैं। उसके बाद वी डिजाइन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर देम। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके डिपेंडिंग ऑन विच प्रोग्राम वी आर टॉकिंग अबाउट, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन होता है जिसके अंदर टेक एंड नॉन टेक स्किल्स में फिलहाल बहुत ब्रॉडली बोलता हूँ, टेक नॉन टेक नॉट द राइट वर्ड, बट मैं टेक नॉन टेक बोलता हूँ। मतलब टेक मतलब कि अगर वो बीकॉम का है तो उनका डोमेन हो गया कॉमर्स से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो मेरे लिए उनके लिए वो टेक हो गया। इंजीनियरिंग वाला है तो इंजीनियरिंग में जो टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स है उनके लिए वो टेक हो गया। तो बेसिकली डोमेन एंड नॉन डोमेन, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट्स हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, वो स्किल एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी एक ट्रेनिंग डिजाइन होती है उनके डिपार्टमेंट के साथ में। अच्छा। और दूसरी होती है जो नॉन डोमेन वाले, जैसे कि ब्रॉड जो सबके लिए जरूरी होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सारी चीजें। तो उसकी ट्रेनिंग अलग डिजाइन होती है जो हम करवाते हैं। इंटरव्यू स्किल्स भी आ गया, सीवी बिल्डिंग आ गया, सॉफ्ट स्किल्स सारा आ गया, सब कुछ आ गया। तो वो एक उस पे उनको ट्रेन करते हैं एंड देन वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज टू कम ओवर हियर एंड हायर देम। अच्छा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मनीष जी से।
मनीष जी, एक सवाल ऐसा होता है कि ये ट्रेनिंग्स चलती रहती है, बराबर है। आप इंडस्ट्रीज के साथ भी जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री की क्या डिमांड है वो भी आपको पता है, Right. और स्टूडेंट्स के क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ पे हैं वो लोग, वो भी पता है Right. आपको। यू आर अ लिंक बिटवीन देम, राइट। राइट। तो मान लो इंडस्ट्री की डिमांड, वो जो रिक्वायरमेंट है, उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरडिसिप्लिनरी, मान लो कोई आर्किटेक्ट है और उसको बिजनेस मैनेजमेंट भी उसको आना चाहिए, वैसी स्पेसिफिक वो जो है, राइट। ऐसे ऐसे, ये तो मैं एक उदाहरण तौर पे कहा मैंने, लेकिन बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। तो उसका कहीं इम्प्लीमेंट हम करते हैं यहाँ पे? यस, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। जैसे कि बहुत सारी इंजीनियरिंग कंपनीज होती है जिनमें उनको मार्केटिंग साइड के कुछ लोग चाहिए होते हैं। ये एग्जांपल दे रहा हूँ। अब व्हाट द डिमांड इज, द डिमांड है इंजीनियर प्लस MBA। Yeah. अब इंजीनियर है तो वो मार्केटिंग नहीं कर पाएगा, और MBA है वो मार्केटिंग कर पाएगा, पर उसको वो चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है तो वो प्रोडक्ट स्पेस नहीं समझ पाएगा, उसको टाइम लगेगा। तो ऐसी कंपनीज डेफिनेटली हैं विच कम अप सच कॉम्बिनेशन, आस्किंग फॉर सच कॉम्बिनेशन। जैसे फार्मेसी में हमारे पास आते हैं, परसेंटेज कम हो सकता है। हाँ, परसेंटेज कम होता है, हमारे पास आते हैं। जैसे कि जो कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमें फार्मा प्लस MBA का कॉम्बिनेशन चाहिए, हमें इंजीनियरिंग प्लस MBA का कॉम्बिनेशन चाहिए, ऐसे आते हैं। BSc अप्लाई साइंसेज प्लस MBA का कॉम्बिनेशन चाहिए। ऐसी कंपनीज डेफिनेटली हैं। उनका टारगेट जनरली ये होता है कि हमें अगले बंदे को, अगले व्यक्ति को के ट्रेनिंग में या उसके माइंडसेट में या उसके जिस बैकग्राउंड से आ रहा है उस बैकग्राउंड में हमें ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अब इंजीनियरिंग प्लस MBA है तो उसे पता है कि भाई ये इंजीनियरिंग से, मतलब उसे पता है कौन सी मशीनरी होती है, किस तरह की होती है, कौन से मशीन को क्या बोलते हैं, उसकी फंक्शनलिटीज क्या है, लेटेस्ट क्या है, आउटडेटेड कौन सा है, उसको ये सारा पता है। अब उसको जो ध्यान देना है वो सिर्फ मार्केटिंग में ध्यान देना है, राइट। तो हमें उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ MBA को लूंगा तो मुझे उसको सिखाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। तो इस माइंडसेट से कंपनीज आती हैं, डेफिनेटली यस, बट ये परसेंटेज मेरे नॉलेज के हिसाब से अभी कम है, अभी एज ऑफ नाउ। बट इंडस्ट्रीज आर नाउ दे आर एक्सपेरिमेंटिंग मोर। अब वो क्या कर रहे हैं ना, जैसे कि कुछ सर्टेन प्रोफाइल पे अगर उनको MBA नहीं मिल रहे, मतलब जैसे चाहिए वैसे नहीं मिल रहे, मान लीजिए क्वालिफिकेशन वाइज, तो वो ये भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ओके लेट अस ट्राई BCom। अगर मुझे BCom में पोटेंशियली अच्छा बच्चा मिल जाता है तो मैं उसको बाद में हायर डिग्री परस्यू करा लूंगा मेरी कंपनी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम से, कैश जेम। इंजीनियरिंग में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग करियर के दौरान वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं इंजीनियरिंग में नहीं जाना, हमें आगे MBA करना है। बहुत मिलेंगे आपको जो कैट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और जाते हैं। ये चीज कंपनी ने भी आइडेंटिफाई की, पर उनके रोल्स के लिए उनको जो कैंडिडेट चाहिए वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का चाहिए, क्योंकि उनके जो प्रोफाइल्स हैं उसमें वो बैकग्राउंड विल बी हेल्पफुल। जैसे कि एक कंपनी, मुंबई की कंपनी जो हमारे साथ में काफ़ी टाइम से काम कर रही है, वो कंपनी जो है दे आर इनटू फिनेंस प्रोफाइल्स, मॉर्गेजिंग और बहुत सारी चीज़ें में काम करती है, इंटरनेशनल MNC है। अब उनका पॉलिसी है कि वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो एनालिटिकल और मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, तो वो क्या डिसीजन मेकिंग, ये चीज़ें आंकड़े समझना, नंबर समझना, ये इसमें दे विल बी क्विक, राइट। तो अब इंजीनियर उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, तो उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें अगर वो कैंडिडेट उनको ज्वाइन करता है दे गिव वेरी गुड पैकेज, प्लस दे गिव देम एन ऑप्शन टू डू MBA in the office premises or around nearby in weekends, and they have tied up with some very good B school also, and they sponsor the program. मतलब वो बच्चे जिनको आगे, जिनका तय है कि आगे मुझे MBA ही करना है, तो वो इसमें जा सकते हैं, मेक मनी, स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं और साथ में MBA भी कर रहे हैं किसी और के पैसे से, राइट। तो एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो इंडस्ट्री काफ़ी कर रही है, काफ़ी कुछ निकल रहा है। जैसे बहुत सारे फार्मेसी के कंपनीज हैं जो B.Pharm को ही लेती थी पहले, अब नाउ दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद BSc ऑल्सो, BSc केमिस्ट्री लेते हैं, चलो ठीक है, उनका बैकग्राउंड वही है, सब कुछ वही है, हम थोड़ा बहुत ट्रेन करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, फिर उनको काम कराते हैं, राइट। तो ये जो ट्रेंड है एक्सपेरिमेंट करने का वो काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है, और यही चीज़ है जो हर बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी उसके डोर स्टेप तक ला रही है। तो अब वो बात नहीं रही कि हाँ मैं ये प्रोग्राम करूँगा तो ही मेरा अच्छा करियर बनेगा, नहीं, आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपके इंटरेस्ट के फील्ड में जाओ, उसमें अच्छा करो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सही है सर। अपनी तो इतने सालों से ये प्रोग्राम चला रहे हैं, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट वाले, तो उसमें अपनी सक्सेस स्टोरीज भी बहुत होगी।
यस, काफ़ी सारी है। हर बैच में इनफैक्ट सक्सेस स्टोरी होती है। वुड यू लाइक टू शेयर? यस, आई वुड लव टू शेयर। देखिए, ये चीज़ें हम बच्चों से भी जब भी इंटरेक्ट करते हैं उनसे भी बताते हैं। खैर, हर बैच से शायद इंटरेक्शन ना हो पाता हो इतना डिटेल में, लेकिन हम कोशिश रहती है कि हम उनसे इंटरेक्ट करें, इंस्पायर करें। ये जो सक्सेस स्टोरी की आप बात कर रहे हैं ना, इसको मैं या हमारी टीम जो है, हम जब बच्चों से बात करते हैं, वी टेल देम मैजिक। या तो जनरली क्या होता है ना, हम समझते हैं कि मैजिक जो है वो सिर्फ वही है कि हैट में से रैट निकालो और कबूतर का फूल बनाओ, फूल का कबूतर बनाओ। दिस इज वो जनरल परसेप्शन दैट वी हैव ऑफ मैजिक। नहीं, मैजिक मेरे हिसाब से होता है, और मैजिक को मैं इन बच्चों को या ये स्टूडेंट्स को, यंग जनरेशन को, जेन ज़ी को स्पेशली बताना चाहता हूँ कि मैजिक मतलब क्या। मैजिक मतलब कि आप जो चाहते हो वो आपको मिले, उसे हम मैजिक बोलते हैं। आप चाहते हो कि मुझे बेस्ट पैकेज मिले, करोड़ का, लैक्स का, एक्स वाई जेड, और वो हो जाए, वो मैजिक हो गया आपके लिए। आप चाहते हैं कि आपको आपकी बेस्ट कार मिले और वो मिल जाए आपको, वो मैजिक हो गया आपके लिए। ठीक है। आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट कंपनी मिले, बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी मिले किसी कंपनी में, वो हो जाए, उसको बोलते हैं मैजिक। ठीक है। तो आई एम अ बिलीवर ऑफ मैजिक हैपनिंग, दिस मैजिक हैपनिंग। अब ये मैजिक का खेल कैसा है ना, कि हम चाहते हैं कि मैजिक हमारे साथ हो, और मैजिक चाहता है कि आप यहाँ पे आओ, मैं मैजिक करके देता हूँ। तो ये जो गैप है ना, कि मैं कहाँ पे हूँ और क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं कहाँ पे हूँ, मतलब मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे वो मेरे कंफर्ट जोन से निकल गए, वो चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे मैजिक हो। राइट। तो वो गैप को भरना पड़ेगा। ठीक है। अब वो गैप को भरने के लिए ना, दो तरह के अप्रोच होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, लोग चाहते हैं कि एक झटके में हो जाए। मेरे को एक झटके में मर्सिडीज चाहिए, कल चाहिए, अगले महीने चाहिए, एक झटके में मुझे बंगलो चाहिए, एक झटके में मुझे करोड़ का पैकेज चाहिए। तो वो जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ होते हैं, केसेस होते हैं। बट इसमें एक कॉन्सेप्ट है लैडर्ड अप्रोच का। लैडर अप्रोच का मतलब है कि अभी आप मुझे बोलेंगे ये सीलिंग को टच करो, तो मैं बैठे बैठे टच नहीं कर सकता। राइट। तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होकर मैं ट्राई करूंगा, हो पाता है, नहीं हो पाता। अगर नहीं हो पाता, मैं ये टेबल का सहारा लूंगा, उस पर खड़े चढ़ के मैं ट्राई करूंगा। ठीक है। तो ये लैडर्ड अप्रोच है। तो आपको जो अचीव करना है या जहां जाना है, वो आप टच कर पा रहे हो। अगर आप टच कर पा रहे हो तो डायरेक्ट मिल गया आपको। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई अ स्टूल, ट्राई अ चेयर, ट्राई जंपिंग, ट्राई डूइंग समथिंग। राइट। इसको बोलते हैं लैडर अप्रोच, जो आज के आज अभी कभी नहीं मिलेगा, पर मुझे आगे डेफिनेटली मिल सकता है। राइट। ठीक है। तो सक्सेस स्टोरी जो है हमारे लिए मल्टीपल है, बहुत सारी हर साल आती है जहाँ मैजिक होते हैं बच्चों के। अब कुछ मैं शेयर करना चाहता हूँ। उसके इंटरप्रिटेशन डेफिनेटली वेरी करेंगे कैंडिडेट टू कैंडिडेट। तो आई वुड रेकमेंड के प्लीज इंटरप्रिट इट इन अ हेल्दी वे, सोचना डिटेल में। जैसे एक मैजिक ही बोलूंगा। एक कैंडिडेट को मैंने प्लेस किया था जो भी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जब वो प्लेस हुआ था प्री फाइनल ईयर में, उसके पास 19 मार्कशीट थी। 19 रीड मी करेक्ट, 19 मार्कशीट थी। मतलब वो कितनी बार फेल हुआ था समझो आप। वो हर एग्जाम में फेल हो रहा था। ठीक है। मतलब आई थिंक रेमीडियल में, ये तब की बात है जब हम गुजरात यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे। तो हर एग्जाम का रेमीडियल एग्जाम, और उसमें भी फेल होता होगा। तो जब वो प्लेस हुआ, उसके पास 19 मार्कशीट थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक कोई कंपनी भी थी जो उसको लेने के लिए खड़ी थी, और वो भी था कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग दीस मेनी बैकलॉग्स, दीस मेनी फेलियर्स, वो लगा रहा, और वो प्लेस हो गया। उसकी जॉब शुरू हो गई। उसके बाद उसने अपने बैकलॉग्स क्लियर किए उसके बाद। अच्छा। तो मेरे लिए वो भी एक सक्सेस स्टोरी है, और वो भी एक मैजिक है जो हुआ मेरे ही बच्चे के साथ में। अब मैं ये नहीं बोला कि आप फेल हो सब कुछ हो जाएगा, आई एम नॉट सेइंग दैट। इसलिए मैंने पहले वो कैंडिडेट स्पेसिफिक भी है। एग्जैक्टली, कैंडिडेट स्पेसिफिक ही रहेगा ये। इसलिए मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि भाई इंटरप्रेट इट टू द बेस्ट इन अ हेल्दी वे। मैं ये नहीं कह रहा कि फेल हो जाओ सब कुछ हो जाएगा, नो। आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप लगे हैं तो कोई भी फेलियर आपको रोक नहीं सकता। दैट इज वन। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एक हर साल एग्जाम्पल आता है जिसमें बच्चे कुछ ना कुछ बड़ा पैकेज, बड़ा अचीव करते हैं। जैसे एक और बच्चा था मेरे ध्यान में, एक स्पेसिफिक कोर्स का था, मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा, उस कोर्स का ना उस बच्चे का। वो बच्चे को मैंने 3 साल के प्रोग्राम में, मैंने वो जितनी बार मुझसे मिलने आया करता था, मतलब हर वीक में मान के चलिए एक बार मुझे मिलने आ रहा है वो, एक बार 2 बार, उस बच्चे को मैंने 2 ही
तरह के कपड़ों में देखा है, मतलब 2 ही शर्ट में देखा है। आप समझिए उसने पूरी की पूरी अपनी जो अपना 3 साल का कोर्स है वो 2 ही जोड़ी कपड़ों में उसने निकाला है और नीचे चप्पल पहनता था वो। तो ही वॉज कमिंग फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, वेरी नीडी बैकग्राउंड। उसको इंग्लिश नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था, पर वो हमेशा आता था और वो लगा रहता था। और हमने भी उसको काफ़ी गाइड किया, काफ़ी मेहनत की, एंड ही इज़ डूइंग वेरी गुड नाउ। बहुत अच्छी जगह पे है, बहुत अच्छी प्रोफाइल पे है, कंपनी में लगा, फिर उसने कोई गवर्नमेंट स्पेस में गया, फिर कोई प्राइवेट स्पेस में गया, और अभी वो एजुकेशन में ही काम कर, इतना अच्छा कर रहा है कि ऐसे लोगों के अपडेट्स देख के हमें लगता है कि यार सही में हमारे एफर्ट्स काम कर रहे हैं, मतलब या लोग We are on the right track. एग्जैक्टली, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, एंड पीपल विथ द राइट मोटिवेशन, राइट इंटेंशन, दे कैन डू वंडरफुल। या हाईएस्ट पैकेज क्लेम करने वाले बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं। 18 लाख तक का पैकेज हमारे पास क्लेम करने वाले बच्चे हैं जो हर साल क्लेम करते हैं हमारे रिक्रूटर्स में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके का मैजिक, या आप जो बोले आपके उसमें सक्सेस स्टोरी मैं शेयर करूंगा। रिसेंटली हमारे एक प्रोग्राम का एक स्टूडेंट था, हमारा एक स्टूडेंट जिसको 11 या 12 साल हो गया पास आउट हुए, मतलब वो 11-12 साल से काम कर रहा है। अभी जनरली बच्चों की मान्यता क्या होती है कि या मीडिया से भी थोड़ा बहुत ये हो जाता है, बायस हो जाता है कि हमने सुना होता है कि आईआईटी में या आईआईएम्स में इतने करोड़ का पैकेज, उतने करोड़ का पैकेज मिला, ठीक है, तो थोड़ा एक बायसनेस हो जाता है कि भाई कुछ सर्टन करोड़ का पैकेज है तभी अच्छा है ना, ये एक दिमाग में बैठ जाता है हमारे, पर ऐसा है नहीं। तो एक 11-12 साल पहले का एक स्टूडेंट है हमारा जो जिसको हमने एक कंपनी में प्लेस किया और उसमें ही इज डूइंग गुड, वो उसी में लगा रहा अपना, अच्छा कर, वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। वो जब प्लेस हुआ था तो उसकी सैलरी मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 या 15 हज़ार थी पर मंथ, ठीक है, जो कि उस वक्त के हिसाब से आई डोंट नो बहुत अच्छी थी कि नहीं, बट इतनी भी अच्छी नहीं थी कि ल्यूक्रेटिव नहीं थी, जो हम पेपर में पढ़ते हैं इतने करोड़ का मिला, वो मिला, ये मिला, लाइक दैट। इट वाज नॉट वेरी ल्यूक्रेटिव, बट इट वाज गुड, डिसेंट स्टार्ट। अभी उसी कंपनी में हमारी कुछ बात चल रही थी और हमने पूछा, जनरली हमारी आदत होती है, हम पूछते हैं हमारा वो बच्चा क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, कंपनी ओनर से बात करते हैं, यू गेट टू नो देयर अपडेट्स। तो मुझे एक ही लाइन में मुझे उस बच्चे की अपडेट मिली कि उसको पास हुए 11 साल हो गया। ये मैं कुछ महीने पहले की बात बता रहा हूँ, तो 11 साल हो गया और उसका पैकेज 1 CR क्रॉस हो गया है। 1 CR पर ईयर, 1 करोड़ पर ईयर। अब इमेजिन कीजिए, अहमदाबाद के अंदर अगर आप रह रहे हैं, आप अहमदाबाद के नेटिव हैं, अहमदाबाद में आपका घर है, आप एक 2 व्हीलर लेके एक कंपनी में काम करने जा रहे हैं 5-10 किलोमीटर ट्रैवल करके, और वापस शाम को घर आ रहे हैं, और इस इकोसिस्टम में अगर आपका 1 करोड़ का पैकेज, इट इज वेरी गुड, या वेरी गुड। तो वो मेरे लिए एक सक्सेस स्टोरी है। तो अभी जो बच्चा, सबसे बड़ा मैजिक है। एग्जैक्टली तो अभी अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि मुझे करोड़ का पैकेज एम करना है, तो मैं उसका एग्जांपल देता हूँ कि हो सकता है, हाँ, एक झटके में नहीं होगा, ये अलग बात है, पर लैडर अप्रोच से हो सकता है। राइट। और ऐसे जो प्लेस हमारे स्टूडेंट्स हैं, वही हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी है। डेफिनेटली दे कम बैक। अरे मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से हमने एक अच्छा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ किया था एलजे ग्रुप ने, अहमदाबाद की बहुत कम कंपनीज होगी जहाँ पे हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे एलुमनाई नहीं हैं। लगभग हर जगह हमारे एलुमनाई हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम के। हमारे स्टूडेंट्स के एलुमनाई के खुद की कंपनीज हैं, वो एज अ कंपनी ओनर भी रिक्रूट करने आते हैं, स्टार्टअप ओनर्स भी रिक्रूट करने आते हैं, वो एज अ एम्प्लॉय भी रिक्रूट करने आते हैं। तो ये हर जगह पूरा ये फैल चुका है। राइट। दोस्तों, हम मनीष जी से बात कर रहे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है, और जिस तरीके से प्लेसमेंट्स हुए हैं और बच्चों ने भी इस अपॉर्चुनिटी को जिस तरीके से अपनाया है, मुझे लगता है कि ये वाकई में डिफरेंट है। सर, एक सवाल ऐसा होता है कि मान लो ये हमारा प्रोग्राम सुनने के बाद कोई स्टूडेंट को जुड़ना है इसके साथ, तो डायरेक्टली या कैसे जुड़ सकता है? सी देयर आर टू वेज। वन इज, जो हमारा एलजे का अगर स्टूडेंट होगा तो डेफिनेटली उनके हर इंस्टीट्यूट में एक लोकल प्लेसमेंट सेल होगा। तो वी आर अ सेंट्रलाइज सेल, ऐसे हर इंस्टीट्यूट में ब्रांच वाइज और इंस्टीट्यूट वाइज उनके प्लेसमेंट सेल्स होंगे, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स होंगे, जो उनके ही प्रोफेसर्स में से कोई ना कोई होगा। राइट। तो इफ दे इंक्वायर दे विल कम टू नो, या तो उनको पता ही होगा कि कौन है।
बिकॉज वो इंट्रैक्शन चलता ही रहता है. तो यू कैन गेट इन टच विद देम, नंबर 1. Yeah. Number 2, you can straight away come to the centralized cell. It is IIPC, Industry Interaction Placement Cell. Second floor, MBA building. जो हमारा MBA MC building है, main building, जो first building है, उसमें second floor पे centralized training placement cell है. They can come there and get themselves counsel, get whatever queries they have, get their queries answered, solved. We will be able to help. थैंक यू वेरी मच सर. आपने बहुत अच्छे से ये पूरा जो आपका सेल है कैसे काम कर रहा है और बच्चों को कैसे अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं. मैं रेडियो एलजी की ओर से आपको आपका धन्यवाद देता हूँ. Thank you so much. Thanks.